नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज से हम लोग यहाँ पर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम पूरी की पूरी हिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो इसी सीरीज़ में मेरा ये पहला वीडियो है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो हिस्ट्री का जनक किसे कहा जाता है? तो आप सभी को पता होगा, जो हिस्ट्री का जनक है ये कहा जाता है हेरोडोटस। जो हेरोडोटस हैं इन्हें हिस्ट्री का जनक कहा जाता है। अब अध्ययन के आधार पर हम हिस्ट्री को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हम कह सकते हैं कि प्राक ऐतिहासिक, यानी कि प्राक ऐतिहासिक जिसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा हो जाता है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा हो जाता है ऐतिहासिक। तो अगर हम देखिए यहाँ पर प्राग ऐतिहासिक की बात करते हैं, तो जो प्राग ऐतिहासिक काल का जो हमने अध्ययन किया है, या हम जो उसका अध्ययन करते हैं, या उसके बारे में जो भी चीज़ें लिखी गई हैं प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में, वो सारी की सारी चीज़ें किस पर आधारित हैं? वो सारी की सारी चीज़ें आधारित हैं पुरातात्विक स्रोतों पर। अब पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? जो हमें खुदाई से जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे जो भी मृदभांड मिले, बर्तन मिले, या जो भी चीज़ें पुरातात्विक खोजों से हमें प्राप्त हुई हैं, उनके आधार पर हम एक स्टोरी राइट करते हैं और उसी के आधार पर हम उस समय की चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं कि किस तरह से उस समय चीज़ें हुआ करती थी और क्या क्या स्टोरी वहाँ पर होती रहती थी। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर हैं। इसके अलावा हमारे पास ऐसे और कोई साक्ष्य नहीं है जिनके आधार पर हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में कुछ जान सकें। उसके बाद आ जाता है हमारा आदि ऐतिहासिक काल। तो अगर हम आदि ऐतिहासिक काल और प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कंपेयर करते हैं, तो दोनों के दोनों का जो अध्ययन का साक्ष्य है वो सिर्फ पुरातात्विक स्रोत ही है। अब इसके पीछे यहाँ पर क्या रीज़न हो सकता है? जो आदि ऐतिहासिक काल था, इसमें हमारे पास जो लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, यानी कि कुछ लिखित साक्ष्य, कुछ चीज़ें ऐसी मिली हैं जिसमें कुछ हमें लिपि लिखी मिली है, लेकिन उसका हम अभी तक अध्ययन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उस लिपि के बारे में हमें कोई ज्ञान ही नहीं है कि इसको कैसे पढ़ा जा सकता है, जिसकी वजह से हमारा जो आदि इतिहास को लिखने में उस लिपि का कोई हम यूज ही नहीं कर पाए, यानी कि वो जो लिखित साक्ष्य हमें मिले उनका हम उसमें कोई भी प्रयोग नहीं कर पाए। तो सिर्फ और सिर्फ आदि ऐतिहासिक काल में भी हम किस पर निर्भर थे? सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक जो स्रोत मिले उनसे ही हमने उस हिस्ट्री को रिटेन किया है, उस हिस्ट्री को लिखा है। तो इस वजह से आदि ऐतिहासिक काल के बारे में अगर हम बात करें तो ये वो कालखंड होता है जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते हैं लेकिन हम उनको पढ़ नहीं सकते। इसी वजह से इसकी जो हिस्ट्री है वो भी हमारी किसके आधार पर लिखी गई है? पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर ही लिखी गई। अब जैसे ही हम ऐतिहासिक काल में बढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको कई सारे मिल जाते हैं जिनसे हमने हिस्ट्री को राइट किया है, और ये काफ़ी ऑथेंटिक जानकारी मिलती है इन सारी चीज़ों से, क्योंकि यहाँ पर हमें पुरातात्विक स्रोत तो मिलते ही हैं, और उन पुरातात्विक स्रोतों को मिलने के बाद हमें कुछ बहुत सारे लिखित स्रोत भी मिलते हैं, और उन लिखित स्रोत को हम पढ़ भी सके हैं, जिसकी वजह से उन लिखित स्रोतों और पुरातात्विक स्रोतों का सामंजस्य बिठाकर उनके सामंजस्य से हमने उस हिस्ट्री को लिखा है। तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक हमें जानकारी वहाँ पर प्रोवाइड मिलती है, क्योंकि जो लिखित स्रोत हैं और पुरातात्विक स्रोत को मैच करके जब जो स्टोरी बनी है वो काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक है और उसके बारे में हम बहुत अच्छे से जान सके हैं। अब देखिए, लिखित स्रोत भी इसमें कई सारे हो सकते हैं। कुछ ऐसे लिखित स्रोत होते हैं जो धार्मिक होते हैं, जैसे कि अगर वैदिक काल की तरफ हम बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो धार्मिक स्रोत हो जाते हैं, उसमें एक धर्म विशेष के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ दी जाती हैं। और उसके बाद अगर हम गैर धार्मिक स्रोतों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे स्रोत मिले हैं, जैसे कि कुछ विदेशी यात्री जो हमारे भारत देश पर की यात्रा में आए और उन्होंने यहाँ के शासन प्रशासन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी, यहाँ के बारे में कुछ चीज़ें लिखा, तो ये कुछ गैर धार्मिक स्रोत हो गए। तो इन सारे स्रोतों को आधार मानकर और जो भी पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं उनको आधार बनाकर इसके माध्यम से जो हमने इतिहास लिखा उसको हम ऐतिहासिक काल बोल देते हैं। ठीक है, तो प्राग ऐतिहासिक काल यानी कि प्री हिस्ट्री बोल देते हैं, आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्ट्री बोल देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये हम 3 कालखंडों में इसको विभाजित करते हैं। अब दोस्तों, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, अगर प्राग ऐतिहासिक काल का क्या एग्जाम्पल हो सकता है, तो प्राग ऐतिहासिक काल को हम पाषाण काल यानी कि स्टोन एज भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समय के जो लोग थे उनको जनरली वो ज़्यादा से ज़्यादा सब पत्थरों पर ही डिपेंड थे, मतलब पत्थरों के औजार का उपयोग ही करते थे। इसी वजह से इसको हम पाषाण काल का नाम हमने इसको दिया है। ठीक है, पाषाण काल की इसको संज्ञा दी है। उसके बाद अगर आदि ऐतिहासिक काल के बारे में जाते हैं तो वहाँ हमें सिंधु सभ्यता उसका एक एग्जाम्पल मिलता है, क्योंकि सिंधु सभ्यता जो थी वहाँ बहुत ही डेवलप्ड सभ्यता थी। उसमें लिखित सामग्री भी मिली है, जो लिखित साक्ष्य हैं उनको सिर्फ हम क्या है अभी तक पढ़ नहीं सके हैं, क्योंकि वो जो लिपि है वो भाव चित्रात्मक है, लेकिन उसे अभी तक हम पढ़ नहीं सके हैं।
इसकी वजह से वहाँ पर हमें सिर्फ और सिर्फ पुरातात्विक शोधों पर ही निर्भर रहना पड़ा है और उन्हीं के आधार पर हमने उस स्टोरी को राइट किया है। तो इस वजह से यहाँ पर ये आदि ऐतिहासिक काल में आपका आ जाता है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ चुके होंगे प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल का है। तो प्रागैतिहासिक वो काल है जिसमें हमें सिर्फ पुरातात्विक शोधों पर डिपेंड रहना पड़ा है, उसमें हमें कोई लिखित साक्ष्य उसका नहीं मिला है, क्योंकि उस समय के लोग लिखना जानते ही नहीं थे, तो वो साक्ष्य कैसे मिल सकते हैं। आदि ऐतिहासिक काल में लोगों को लिपि का ज्ञान था, वो लिखते थे, लेकिन वो ऐसी लिपि थी जिसे हम आज तक पढ़ नहीं पाए। इस वजह से हमें पुरातात्विक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ा। ऐतिहासिक स्रोतों में हमें पुरातात्विक स्रोतों से भी जो सामग्री मिली और जो लिखित स्रोत भी मिले, उनके आधार पर हमने स्टोरी को रिटर्न किया, स्टोरी को लिखा, इतिहास को लिखा, तो वो आपका ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आ जाता है। अब थोड़ा सा हम बात बढ़ते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं। इसे हम स्टोन एज भी बोलते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, मानव जाति, तो मानव जाति का जो सबसे पहले साक्ष्य वो कहाँ पर प्राप्त हुई हैं। तो अगर हम मानव जाति के सबसे पहले साक्ष्य की बात करें तो वो हमें अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुई हैं। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अफ्रीका महाद्वीप से हमें मानव जाति के सबसे पहले जो साक्ष्य है मानव जाति की, वो अफ्रीका महाद्वीप से प्राप्त हुए हैं। लेकिन वो मानव कैसा था? वो बड़ा असभ्य टाइप का मानव हुआ करता था। और उस समय जो मनुष्य था वो सिर्फ और सिर्फ उसका काम क्या होता था? सिर्फ होता था भोजन की तलाश में इधर उधर भटकना। जैसे कि आप जानवरों से उसकी कंपेयर कर सकते हो। जानवर का क्या काम है? उनकी लाइफ में ना तो कोई रिसर्च करने हैं, ना ही किसी तरह का कोई स्टोरी लिखना है, साहित्य रखना है, या कोई पढ़ाई करनी है। उनका सिर्फ काम क्या है? भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं दिन भर, और सिर्फ भोजन ही उनका मेन टारगेट, वर्तमान और भविष्य उनका क्या होता है? भोजन। तो ऐसा ही उस समय कुछ मनुष्य हुआ करता था। सिर्फ उसे क्या मतलब था? सिर्फ भोजन की तलाश में वो इधर उधर भटकता था और असभ्य टाइप का मनुष्य था, ना ही उसके अंदर कोई कल्चर था। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे उसके अंदर डेवलप हुई हैं। तो उस समय ऐसा मनुष्य हुआ करता था, भोजन की तलाश में इधर उधर भटकता था, इसीलिए उसे बोल देते थे खाना बदोश, क्योंकि खाने की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। खाद्य संग्राहक भी बोलते हैं, क्योंकि उस समय क्या था, अब सबसे महत्वपूर्ण धन उसके लिए क्या था? भोजन का संग्रह करना, क्योंकि भोजन ही की तलाश थी उसे। तो वो क्या करता था? जो भी भोजन मिलता था उसे कलेक्ट करता था आगे के दिनों में खाने के लिए। तो इस तरह से खाद्य संग्राहक था। और आखेटक मतलब कि वो शिकार किया करता था, और शिकार करके जो भी चीज़ें उसे शिकार में मिलती थी उन्हें खाने के रूप में वो प्रयोग किया करता था। ठीक है, तो इस तरह से खाद्य संग्राहक, खाना बदोश, आखेटक, ये सब उसके लिए हम वक्त यूज कर सकते हैं। और अफ्रीका में सबसे पहले मैंने मानव के बताए साक्ष्य मिले, इसकी वजह से अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपका डायरेक्ट वन लाइन में पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना कि मानव जाति के पालना हम किसे बोलते हैं? अफ्रीका। लेकिन अगर हम सभ्य मानव की बात करते हैं तो धीरे धीरे जैसे हम मध्य एशिया की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर सभ्य मानव का आपका विकास देखने को मिलता है। तो देखिए, मनुष्य जो था इसका विकास धीरे धीरे हुआ है। पहले आदिम मानव था, बहुत आदिम मानव, वो असभ्य थोड़ा हुआ करता था। धीरे धीरे मानव की भी कई सारी श्रेणियाँ बनी, जिसमें आपका होमो हैबिलिस आया, फिर होमो इरेक्टस, और फिर उसके बाद होमो सैपियंस, जो होमो सैपियंस जो आधुनिक मानव का जो है साक्ष्य। ठीक है, तो होमो सैपियंस जो आधुनिक मानव हम जिसको मान सकते हैं कि उसी से आधुनिक मानव डेवलप हुआ है। तो इस तरह से धीरे धीरे मनुष्य डेवलप हुआ है। पहले होमो हैबिलिस, इरेक्टस, फिर उसके बाद आपका जो है होमो सैपियंस, ऐसे धीरे धीरे मनुष्य जाति का विकास हुआ है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं जो हमने बात की यहाँ पर पाषाण काल, यानी कि जो प्री हिस्ट्री की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो पाषाण काल जिसे स्टोन एज भी बोलते हैं। तो इस पाषाण काल को भी फर्दर 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। एक आपका जाता है पूरा पाषाण काल, दूसरा आ जाता है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा आ जाता है आपका नव पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल को हम माइक्रोलिथ भी बोलते हैं और नव पाषाण काल को नियोलिथ भी बोलते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर कैसे है आगे देखेंगे। तो कुछ पूरा पाषाण काल के बारे में जानें तो इसको पूरा पाषाण काल जो था इसको भी फर्दर 3 भागों में डिवाइड किया गया था। एक आपका था पूर्व पूरा पाषाण काल, एक था मध्य पूरा पाषाण काल, और एक था उत्तर पूरा पाषाण काल। लेकिन उसके बारे में हमें डिटेल में ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि वहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते। तो अगर हम पूरा पाषाण काल के समय की बात करते हैं तो 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर ईसा पूर्व से लेकर लगभग 12,000 ईसा पूर्व तक की जो बात है वो उस एज को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। यानी कि बहुत लंबा टाइम स्पेन, एक बहुत ही लंबा समय पूरा पाषाण काल के लिए रखा गया है। 25 लाख से लेकर 12,000 तक के समय को, 12,000 ईसा पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। इसीलिए क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे लंबा काल कौन सा माना जाता है? सबसे लंबा काल का समय किस काल का है? तो वो है आपका पूरा पाषाण काल। और मैंने बताया इसे फर्दर 3 भागों में भी बांटा गया है, पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर पूरा पाषाण काल। तो यहाँ के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ जो है सबसे ज़्यादा समय इसका रहा है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये सबसे लंबा काल यही रहा।
और इस काल की जो सबसे महत्वपूर्ण खोज एक ये रही कि पहले क्या करता था, मनुष्य खाद्य संग्राहक था, आखेटक था, शिकारी था, मांस को ऐसे ही खा जाया करता था। धीरे धीरे उसने आग को जलाना सीख लिया और उसके बाद वो जो है आग की खोज उसने कर ली। तो इस काल की जो सबसे ही महत्वपूर्ण खोज है वो आपकी आग की खोज है। तो आग की खोज किस काल के अंतर्गत मानी जाएगी? ये माना जाएगा आपका पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आग की खोज की गई। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। ठीक है, तो दोस्तों जो मध्य पाषाण, और यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं कि अगर पाषाण जो कि स्टोन एज है, तो इसमें लोग जो मानव था वो बहुत ही बड़े बड़े पत्थरों का उपयोग किया करता था। यानी कि वो पत्थरों का यूज़ करता था आखेट करने में, शिकार करने में। और बहुत बड़े बड़े से पत्थर होते थे, उनमें भी कोई शार्पनेस या इस तरह की कोई चीज़ें या कोई टेक्निक यूज़ नहीं करते थे। वो सीधे सीधे पत्थरों को, बड़े बड़े स्टोन्स, पत्थरों के टुकड़ों का यूज करते थे शिकार करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम मध्य पाषाण के काल की तरफ बढ़ते हैं तो इसका जो समय पीरियड रखा गया है ये 12,000 से लेकर 5,000 ईस्वी पूर्व तक के समय को यहाँ पर मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। अब इस पाषाण काल में लोगों ने छोटे छोटे जो है और थोड़ा सा शार्प करना सीख लिया था औजारों को, यानी कि पत्थरों को थोड़ा शार्प करना और थोड़ा सा छोटे पत्थर बनाना सीख लिया था। तो इस वजह से इसको माइक्रोलिथ के अंतर्गत बोला जाता है। ठीक है, उन्हें क्या बोला गया? माइक्रोलिथ। तो माइक्रोलिथ कब, किसमें? मध्य पाषाण काल में। और इस पाषाण काल में जो सबसे बड़ी मनुष्य की जो सबसे बड़ी खोज रही वो रही अंत्योष्ठि, अंतिम संस्कार। जैसा आप सभी लोगों को पता है कि जो हिंदू धर्म में 16 संस्कार कहे गए हैं, जिसमें अंतिम संस्कार यानी कि मृत्यु के बाद का जो संस्कार होता है उसे अंत्योष्ठि बोला जाता है। तो ये अंत्योष्ठि जो है उसके बारे में भी मनुष्य ने, यानी कि धीरे धीरे उसकी संस्कृति डेवलप हो रही थी, धीरे धीरे वो एक सभ्य संस्कृति की तरफ बढ़ रहा था। इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो इस वजह से यहाँ से अंत्योष्ठि जो है इस काल की सबसे बड़ी यहाँ पर उपलब्धि थी। ठीक है, और मनुष्य क्या था, बहुत छोटे छोटे औजारों का उपयोग करता था जो कि शार्प हुआ करते थे, इसीलिए इसको जो है माइक्रोलिथ बोला गया। अब दोस्तों अभी हम इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, धीरे धीरे हम पूरा पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे जरूर लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नवपाषाण काल की तरफ, इसे न्यूलिथ भी बोलते हैं। तो इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है ये रखा गया है 5,000 ईस्वी से लेकर 3,000 ईस्वी के बीच। ठीक है, अब इस पाषाण काल में क्या हुआ कि यहाँ पर मनुष्य ने जो है खेती करना सीख लिया। अब खेती करना कैसे सीखा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो एरिया आपको यहाँ पर दिख रहा है ये हमारा प्यारा भारत है, और ये जो एरिया है ये लगभग अब यहाँ पर आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान एरिया में इसका ये एरिया आ जाता है। वहाँ पर एक मेहरगढ़ पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मनुष्य ने धीरे धीरे खेती करना यानी कि एग्रीकल्चर सीख लिया। और उसके पीछे क्या किया होगा, देखिए उसने क्या किया, जो घास फूस वहाँ पर जो वनस्पतियाँ लगी थी उनको खाकर देखा होगा, उसे कुछ लगा कि ये खाई जा सकती हैं। फिर धीरे धीरे उसने क्या किया, उनके बीज कलेक्ट करना सीख लिया, और बीज कलेक्ट करने के बाद उसका अध्ययन करना सीखा कि ये बीज कब लगते हैं, कितनी देर में ये बढ़ते हैं और कैसे कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे उसने खेती करना यहाँ पर सीख लिया। तो यानी सबसे पहले जो मनुष्य ने खेती करना सीखा था वो कहाँ, लगभग ये एग्रीकल्चर ये आपका आ जाता है नवपाषाण काल में। एग्रीकल्चर की खोज उसने के लिए थी, कृषि के साक्ष्य मिले हैं। और कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं कृषि के साक्ष्य, ये मेहरगढ़ से मिले हैं, यानी कि, और ये लगभग 7,000 BC यानी कि 7,000 ईसा पूर्व से यहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो 7,000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने यहाँ पर कृषि करना सीख लिया था। और किस एरिया की बात की जा रही है, ये मेहरगढ़ एरिया की बात की जा रही है। मेहरगढ़ जो आपका वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, यहाँ पर आपके जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं तो 7,000 ईस्वी पूर्व बने हैं। अब आपको यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होगा कि मैंने बताया कि नवपाषाण काल 5,000 से लेकर 3,000 की एज रही है और यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं 7,000 ईसा पूर्व। तो ये क्या है सिस्टम है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसे आज के ही ज़माने में आप लोग देखते हैं, जैसे बहुत बड़े किसी शहर में आप जाते हैं, ठीक है, या अपना देश ही ले सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे अभी हम बात करते हैं कि जैसे हमारा कंट्री है, इसमें बहुत सारे स्टेट हैं। अब किसी स्टेट में क्या हुआ कि कोई टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो गई है और किसी स्टेट में अभी नहीं डेवलप हुई, या किसी बहुत बड़े शहर में कोई टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है और किसी शहर में अभी वो टेक्नोलॉजी नहीं आई। तो हम इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, हम एक आधुनिक समय में जी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट अलग अलग है। किसी एक विशेष जगह में कुछ ज़्यादा अच्छे डेवलपमेंट्स हो गए हैं और किसी जगह पर कुछ डेवलपमेंट्स कम हो पाए। तो इसी तरह कुछ उस समय वह भी रहा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर, तो मैंने क्या बताया यहाँ पर कि जो नवपाषाण काल था इसकी एज आपके 5,000 से लेकर 3,000 मानेंगे। और यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर कृषि करना मनुष्य ने सीख लिया। और कहाँ पर सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपके मेहरगढ़ से मिले हैं। और ये कहाँ पड़ता है, ये लगभग इस एरिया में जो मैंने यहाँ पर बनाया है, और ये लगभग 7,000 ईसा पूर्व की बात करते हैं, और ये यहाँ पाकिस्तान के बलूचिस्तान के प्रांत में यहाँ पर पड़ता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगर कोई खेती करेगा,
आप ही सोच सकते हैं, अगर आप कृषि करेंगे तो आप घुमक्कड़ प्रवृत्ति के तो नहीं रह सकते, क्योंकि अगर आपको कृषि करना है तो उसके लिए आपको पहले कुछ बीज डालने होंगे, उसके बाद वो बीज धीरे धीरे पेड़ का रूप लेंगे, धीरे धीरे बड़े होंगे और इसमें 5 6 7 महीने तक का वक्त लगेगा। तो वहाँ तब तक आपको उस जगह रुकना पड़ेगा, क्योंकि उसके बीच में भी और सारे प्रोसेस होते हैं। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि मनुष्य ने एक स्थायी जीवन जीने की कला सीख ली, यानी कि स्थायी जीवन जीना उसने सीखा, एक जगह रुककर स्थायी जीवन जीना सीखा। अब जब उसे स्थायी जीवन जीना है तो उसे रहने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसने धीरे धीरे आवास बनाना सीख लिया और आवास में रहना उसने सीख लिया। यानी अब देखिए धीरे धीरे संस्कृति डेवलप होती जा रही है। अब वो घरों में रहने लगा, परिवार होने लगा, आवास बनाने लगा। अब आवास की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जब वो कृषि करता था तो उसे एक जगह रुकना पड़ता था। अब रुकने के लिए उसे रहने की जगह चाहिए, तो वो धीरे धीरे आवास बनाने लगा और एक स्थायी जीवन जीने की तरफ उसने कदम बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और सबसे पहले जो मनुष्य था, इसी काल में मनुष्य ने सबसे पहला जो पालतू जानवर बनाया वो कुत्ते को बनाया। ठीक है। तो ये पूछा जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो ये कुत्ते को बनाया। और किस काल में? तो ये नवपाषाण काल के अंतर्गत ऐसा हो सका। ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये जो एरिया मेहरगढ़ है, यहाँ पर किस चीज़ की खेती के साक्ष्य मिले? तो यहाँ पर गेहूं और जौ की खेती के यहाँ पर साक्ष्य मिले। सबसे पहले मनुष्य ने गेहूं और जौ की खेती करना सीखा था। तो क्वेश्चन आपका बनता है कि सबसे पहले मनुष्य ने किस चीज़ की खेती करना सीखा? तो जौ और गेहूं की खेती सबसे पहले मनुष्य ने यहाँ पर सीखा। और ये मेहरगढ़, ये आपको किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच का एरिया, ऐसे यहाँ पर एक किरथर पहाड़ियाँ और सुलेमान पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच का जो एरिया है ये आपका मेहरगढ़ के अंतर्गत आ जाता है। और इसी एरिया में मनुष्य ने कृषि के करना सीखा और यहाँ से कृषि के साक्ष्य मिल पाए हैं। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और आती है। जब मनुष्य ने कृषि करना सीखा तो धीरे धीरे उसने क्या किया, एक जगह रहने की कोशिश की, स्थायी आवास बनाने लगा और उसमें रहना स्टार्ट किया। अब जब वो रहने लगा उसने जानवर भी पालना स्टार्ट कर दिया, जो कुत्ता पहला जानवर पाला गया। अब उसके बाद क्या हुआ, जब जो भी फसल अगर बनकर तैयार हुई तो उसे कलेक्ट करने के लिए, उसका संग्रह करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता होती थी, उसे रखने के लिए कुछ ज़रूरत पड़ी होगी। तो ऐसा क्या किया, धीरे धीरे उसने मृदभांड यानी कि बर्तन बनाने सीख लिए। ठीक है। तो बर्तन बनाना भी मनुष्य ने कब सीखा? इसी काल में, नवपाषाण काल में मनुष्य ने मृदभांड बनाना यानी कि बर्तन बनाना भी मनुष्य ने इस काल में सीख लिया। ठीक है। अब इस काल में अब उसे ट्रांसपोर्टेशन की भी ज़रूरत पड़ी होगी एक स्थान से जाने के लिए। अब मान लीजिए उसने खेती की है, इतना सारा अनाज पैदा किया है, बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की हैं, तो और आवास भी बना लिया। तो अगर एक जगह से दूसरी जगह उसे जाना पड़ेगा तो उसे ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिस पर अनाज को रख के और बाकी सारी चीज़ें रख के वो जा सके, अपनी जो कलेक्टेड चीज़ें हैं। तो इसके लिए धीरे धीरे क्या किया होगा, उसने पहिए का भी आविष्कार यहाँ पर कर लिया। यानी कि पहिए का भी आविष्कार आपका नवपाषाण काल के अंतर्गत हो गया था। तो मृदभांड, पहिए का आविष्कार, खेती के साक्ष्य, आवास, कुत्ता, और इस तरह से यहाँ पर ये कुछ जो चीज़ें थी ये मनुष्य ने नवपाषाण काल में सीख ली थी। ठीक है। तो अब दोस्तों ये तो हो गया यहाँ तक की बातें। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि इंडिया में, हमारे भारत में भी वहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हो रही थी उस समय, उसी कालखंड में, तो उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, तो यहाँ पर एक जो एरिया है, और एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जैसा अफ्रीका में 25 लाख वर्ष पहले की बात मानव जाति के यहाँ पर साक्ष्य मिले हैं और वहाँ से मानव जाति का डेवलपमेंट हुआ है, मतलब वहाँ से मनुष्य के साक्ष्य मिले हैं सबसे पहले। लेकिन हमारे भारत में इसके साक्ष्य काफ़ी लेट में हमें प्राप्त हुए हैं और वो लगभग नर्मदा घाटी के आसपास मनुष्य जो है उसके साक्ष्य यहाँ पर हमें मिले हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, नर्मदा घाटी के आसपास का जो एरिया था वहाँ पर मनुष्य मानव जाति के साक्ष्य यहाँ पर प्राप्त हुए हमारे भारत में, और वो काफ़ी लेट है। ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा भारत के बारे में जानते हैं। तो जो भारत में ये जो मद्रास है, मद्रास का जो पल्लवरम एरिया ये है। अब यहाँ पर पल्लवरम जो वर्तमान चेन्नई के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पर क्या था, सबसे पहले मानव के कंकाल प्राप्त हुए हैं। ठीक है। तो मनुष्य का जो कंकाल है, मानव कंकाल, वो भारत में सबसे पहले कंकाल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये मद्रास के पल्लवरम में मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान चेन्नई के अंतर्गत आता है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो भीमबेटका है, यहाँ पर जो कि आपका मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के अंतर्गत आता है, और ये लगभग विंध्याचल जो है और नर्मदा घाटी के आसपास का एरिया है। यहाँ पर भीमबेटका के जो गुफाएं मिली हैं उन पर जो है चित्रकारी देखने को मिली है। तो इससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर मनुष्य को जो चित्रकारी की कला है, मतलब कला का जो ज्ञान है, वो बहुत पहले से था। मतलब वो बहुत पहले से कला के क्षेत्र में इंटरेस्टेड था। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही पहले से वो कला के क्षेत्र में इंटरेस्टेड था। तो यहाँ पर चित्रकारी के साथ मिले, मतलब गुफाओं पर कुछ चित्र यहाँ पर ऐसे बने हुए हैं, जैसे ऐसे कुछ बना दिया, चित्र ऐसे बनाया और ये ऐसे ऐसे करके यहाँ पर एक हाथी और इस तरह से बना दिया, एक शिकारी लिया ऐसे और ऐसे इसको भाला पकड़ा दिया, इस तरह से कुछ चित्र यहाँ पर बने हुए मिले हैं।
और अगर हम बात करें बिहार में जो पाषाण काल के साक्ष्य मिले तो ये आपके मिले हैं जो पाषाण कालिक स्थल है बिहार में अगर कोई, तो वो है चिरांद, जो कि आपका छपरा शरण में पड़ता है। चिरांद जो कि बिहार में है, ठीक है। फिर यहाँ पर आते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो पाषाण कालिक स्थल है वो है आपका है कोलडिहेवा। उत्तर प्रदेश में पड़ता है ये कोलडिहेवा, और यहाँ से आपके चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश में कोलडिहेवा के से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आगे आ जाता है यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है वुजहोम, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ है, यहाँ से जो है गर्तावास के साक्ष्य मिले। गर्तावास का मतलब ये होता है ज़मीन के अंदर रहने की जो जगह बनाई गई, ज़मीन के अंदर खोद कर उसके अंदर रहते थे लोग। तो शायद ऐसा हुआ होगा कि वहाँ पर ठंडी बहुत होती होगी तो ज़मीन के अंदर रहते होंगे, उन्हें थोड़ा सा ठंडी कम लगती होगी, ठीक है। तो उस ऐसे कुछ आवास वहाँ पर देखने को मिले। तो गर्तावास कहाँ से मिले हैं? वुजहोम से मिले। और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर कि जो मेहरगढ़ है, यहाँ से आपको सबसे पहले कृषि के खास साक्ष्य मिले, जो कि आपका वर्तमान पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लगभग पड़ता है। और 7000 BC, तो अब से अगर देखा जाए आज से, तो अब 2021 चला है, तो लगभग 9000 इस जो है वर्ष पहले आपके मेहरगढ़ से यहाँ पर साक्ष्य मिले। और किस चीज़ की खेती के साक्ष्य मिले? तो वो आपके गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये वीडियो लेक्चर आपका पहला वाला यहाँ पर खत्म होता है। आगे इसमें भी बहुत कुछ सारी चीज़ें सीखेंगे, बहुत डिटेल में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पर मैं पूछता हूँ, जैसे कि सबसे पहले मैंने हिस्ट्री बताया, हिस्ट्री की जनक किसे कहा जाता है? तो हिस्ट्री का जनक कहा जाता है हेरोडोटस को। और हमने काल को कितने भागों में बांटा? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जिसमें सिर्फ पुरातात्विक सोचों पर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपका प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत आता है। आदि ऐतिहासिक काल भी पुरातात्विक स्रोतों पर ही आधारित है, क्योंकि यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो मिले लेकिन उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसके भी जो लिखनी है वो पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही आधारित है। ऐतिहासिक काल के अंतर्गत हमारा प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत आ जाता है। इसमें जैसे वैदिक काल से लेकर आगे आने की चीज़ें जो हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें जो लिपि मिली है उसको पढ़ा भी जा सकता है, लेकिन लिखित स्रोत भी उसके साक्ष्य के रूप में मिले हैं। पुरातात्विक स्रोतों से भी हमने चीज़ों को लिया है। धार्मिक स्रोत, अगैर धार्मिक स्रोत, ऐसे विदेशी यात्रियों के स्रोत, बहुत सारे ऐसे स्रोत हैं जिनसे हमने अध्ययन सामग्री ली है और उसके आधार पर हमने इतिहास को लिखा है, ठीक है। फिर आ जाते हैं प्रागैतिहासिक काल में। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें आपका मतलब सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहाँ पर मिले हैं? तो अफ्रीका में मिले हैं, इसीलिए अफ्रीका को मानव जाति का पालना भी कहा जाता है। और उस समय का मानव सभ्य नहीं था, असभ्य रहता था, खाना बदूस हुआ करता था, खाद्य संग्राहक था, अकेटेक्स मतलब कि शिकारी था। फिर पाषाण काल को हमने 3 भागों में बांटा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। पूरा पाषाण काल 25 लाख से 12,000 समय को माना गया और सबसे ज़्यादा समय इसी काल का रहा। उसके बाद मध्य पाषाण काल में हमने देखा कि सबसे बड़ी उपलब्धि थी अंत्योष्टि यहाँ की, और इसे माइक्रोलिथ कहा गया क्योंकि इसे छोटे छोटे पत्थरों के औजार बनाना आदमी ने सीख लिया था। लेकिन यहाँ पर जो औजार थे वो बड़े बड़े पत्थरों के थे किसमें? पूरा पाषाण काल में। और उन औजार में कोई डिजाइनिंग या कोई किसी तरह की टेक्नोलॉजी नहीं यूज की गई, मतलब कोई नहीं कि साथ बनाया गया हो जिससे आसानी से हम चीज़ों को कर सकें। बिल्कुल सिंपल से प्लेन से पत्थर थे, उन्हीं का यूज़ करते थे लोग। और आग की खोज जो है ये पूरा पाषाण काल में ही हो गई थी, और ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी यहाँ पर। अंत्योष्टि मनुष्य ने करना कहाँ पर सीखा? ये आपका मैंने बताया मध्य पाषाण काल में, और इसका जो एज है वो 12,000 से लेकर 5,000 ईस्वी पूर्व माइक्रोलिथ हो गया। फिर आ जाता है नव पाषाण काल। नव पाषाण काल 5,000 से 3,000, और यहाँ पर आपने भी बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे कृषि के साक्ष्य यहाँ पर मिले। कृषि करना सीख लिया था, आवास में रहना सीख लिया था, कुत्ता उसने सबसे पहला पालतू जानवर कुत्ता को पाला। और कृषि मैंने बताया कि फिर मेहरगढ़ और सुलेमान कतर पहाड़ियों के आसपास का एरिया जो है मेहरगढ़ में, वो आपका कृषि के साक्ष्य वहाँ से मिले हैं। और 7,000 BC ईसा पूर्व ये साक्ष्य आपको मिले हैं, ठीक है। अब फिर इसी काल में आदमी ने मृदभांड यानी कि बर्तन भी बनाना सीख लिया था, और यहाँ पर पहिया का आविष्कार मनुष्य ने कर लिया था। और उसके बाद मैंने बताया कि भारत में वुजहोम से आपको गर्तावास मिला है, कोलडीवा चावल का लिए के साक्ष्य मिले हैं, और एक पाषाणकालिक साक्ष्य चिरांद में है। चिरांद एक पाषाणकालिक स्थल है जो कि बिहार में छपरा सारण में पड़ता है। भीमबेटका से चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मद्रास पल्लवरम, यहाँ पर सबसे पहले मानव के कंकाल भारत में अपने देश में मिले हैं, जो कि चेन्नई के आसपास का एरिया है। तो इस तरह से ये हमारा वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें और हमें बताएं कि आप आगे सीरीज चाहते हैं या नहीं चाहते। तो मिलते हैं इसी सीरीज के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।